चाइनीज रेस्टोरेंट में खाने आए डेजी और शेखर को रेस्टोरेंट के कोने से शोरगुल सुनाई देता है और फिर थोड़ी देर में ही एक आदमी के चीखने की आवाज आती है। शेखर और डेजी उस चीख की दिशा में भागते हैं और वारदात की जगह पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी और एक औरत एक छोटे से बच्चे के साथ खड़े हैं। बूढ़े आदमी के हाथ से खून बह रहा था। दूसरी तरफ दो बदमाश दिखने वाले लड़के खड़े थे, एक के हाथ में चाकू था। शिखर भागकर बूढ़े आदमी के हाथ पर जहां से खून निकल रहा था उस पर अपनी जेब से रुमाल निकालकर बांध देता है। उसके साथ आई हुई बूढ़ी औरत और छोटा बच्चा बहुत डरे हुए होते हैं। क्या हुआ अंकल, मुझे बताइए, शिखर अंकल के हाथ पर रुमाल बांधते हुए पूछता है। देखो ना बेटा, हम अपने पोते का जन्मदिन मनाने आए थे। हमने कल ही टेबल रिजर्व करवाया था। अचानक ये दोनों आकर हमें उठाने लगे और बोलने लगे कि इस सीट पर ये लोग बैठेंगे। जब हमने उन्हें कहा कि हमने रिजर्व की है, हम नहीं उठेंगे, तो उन्होंने जबरदस्ती की और चाकू निकाल कर मेरे हाथ पर मार दिया। यह बात सुनकर शिखर का दिमाग छन्ना उठा, मानो उसके दिल में कोई ज्वालामुखी फट गया हो। इन बूढ़े अंकल आंटी के साथ छोटे बच्चे को देख शिखर को पुरानी बातें याद आने लगती है। डेजी शिखर के चेहरे को देखती है। डेजी ने शिखर को कभी ऐसे नहीं देखा था। हालांकि डेजी समझ गई थी कि यह मामला बिगड़ने वाला है। तुम दोनों अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इसी वक्त इस परिवार से माफी मांगो। शिखर की आवाज बदल चुकी थी। वहां खड़ी डेजी ने शिखर की आवाज में आज तक इतना गुस्सा महसूस नहीं किया था। माफी मांगे, वो भी हम? यह कहकर एक लड़का जिसने चाकू पकड़ा हुआ था हंसने लगा। शिखर समझ गया था कि ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे। शिखर ने बूढ़े आदमी, औरत और बच्चे को एक तरफ किया। उसने देखा कि बच्चा थोड़ा सहमा हुआ था। शिखर ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा और वो बोला, क्या तुम्हें इनसे डर लग रहा है? शिखर की आवाज में कोमलता वापस आ गई थी। बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाहिर था वो अपने दादा के हाथ से खून निकलता देखकर बहुत डर गया था। शिखर इसके आगे बिना कुछ कहे उन दोनों लड़कों के सामने जाकर खड़ा हो गया और उनसे एक आखिरी बार माफी मांगने को बोलने लगा। नहीं तो क्या करेगा तू? लगता है घर से पिटने का मूड बनाकर आया है। जो इतने तेवर दिखा। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता, शिखर उसकी तरफ तेजी से लपका। शिखर ने उस लड़के का हाथ मोड़ा जिसमें उसने चाकू पकड़ा हुआ था और उसके मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। मुक्का इतना जोर का था कि एक ही बार में वो लड़का ढेर हो गया और सीधा पीछे पड़े टेबल पर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। सब कुछ इतना पलक झपकते हुआ था कि उस लड़के को संभालने या खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला। वहां खड़े सभी लोग डेजी समेत दंग रह जाते हैं। आखिर शिखर जैसे दुबले पतले लड़के ने एक ही मुक्के में ऐसे मुस्टंडे को ढेर कैसे कर दिया, वो भी तब जब उसके हाथ में चाकू था। शिखर की हिम्मत देखकर वहां सब लोगों में शिखर के लिए इज्जत बढ़ गई थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अपने साथी को इतनी बुरी तरह से पिटता देख दूसरे लड़के ने शिखर पर वार करने की कोशिश की, पर इस बार डेजी बीच में आ गई और दूसरे लड़के की गर्दन पर किक मारकर उसे भी ढेर कर दिया। शिखर ने डेजी को देखा। हालांकि शिखर ज्यादा चौंका नहीं था, क्योंकि वो डेजी की किक की ताकत से अच्छी तरह से वाकिफ था। तुम ठीक तो हो ना शिखर? डेजी ने पूछा। दोनों लड़के जमीन पर गिरे दर्द के मारे चीख रहे थे। शिखर ने दोनों को घसीटा और बूढ़े आदमी के सामने लाकर पटक दिया। माफी मांगो अंकल से, नहीं तो माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। शिखर का गुस्सा आसमान छू रहा था। शिखर के ये बोलते ही लड़का बूढ़े आदमी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। बूढ़े आदमी और उसके परिवार को यकीन नहीं हो रहा था कि जो बदमाश अभी थोड़ी देर पहले उन पर धौंस जमा रहा था, यहां तक कि चाकू से उनके हाथ पर वार भी कर चुका था, अब उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहा था। शिखर ने फिर उन दोनों बदमाशों की तरफ देखा और उनसे उस जगह से निकलने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर वो यहां लौट कर आए तो वो उन्हें चलने फिरने लायक भी नहीं छोड़ेगा। बूढ़े आदमी ने शिखर के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और शिखर का धन्यवाद करने लगा। आज शिखर ने उसको और उसके परिवार को बचा लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हो? आप तो मेरी पिता की उम्र के हैं और बड़े छोटों के सामने हाथ नहीं जोड़ते। और ये क्या? देखिए चोट कितनी गहरी है। आइए पहले इसकी मरहम पट्टी करवाने चलते हैं।
खुशकिस्मती से अस्पताल रेस्टोरेंट के सामने ही था। डेजी ये सब देख रही थी। वो शिखर के इस व्यवहार और अटूट बहादुरी से काफी प्रभावित हो गई थी। शिखर ने जाने अनजाने में उसके दिल में एक गहरी जगह बना ली थी। डेजी के लिए ये सब नया था। उसने आज से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। डेजी मन ही मन ये सब सोचकर शर्मा जाती है। शिखर और डेजी बूढ़े आदमी को अस्पताल ले जाते हैं। बूढ़े आदमी को अस्पताल में उसके परिवार के साथ छोड़ने के बाद शिखर और डेजी वहां से बाहर आ गए। अस्पताल के दरवाजे से निकलते हुए शिखर डेजी की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हारा अभी भी चाइनीज खाने का मन है? डेजी मुस्कुरा गई और वो बोली, क्या तुम्हारे पास वहां जाने का वक्त है? बिल्कुल, तुम बोलोगी तो मैं कैसे नहीं चलूंगा। शिखर डेजी के साथ उसी की तरह मुस्कुराने लगा। रेस्टोरेंट में घुसने के बाद शिखर और डेजी दोबारा उसी टेबल पर जाकर बैठ गए। इस बार वहां किसी के लड़ने या झगड़ने की आवाजें नहीं आ रही थी। बैकग्राउंड में एक रोमांटिक गाना चल रहा था। शिखर की सीट पर बैठने पर उसने देखा कि डेजी उसकी तरफ देख रही थी। आज तुमने तो मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया शिखर, डेजी ने एक मुस्कान के साथ बोला। उसकी आंखें शिखर को एकटक देख रही थी। शिखर डेजी की बात सुनकर मन ही मन शर्माने लगा था, लेकिन हंसकर उसका जवाब देते हुए बोला, तो क्या मिस डेजी को इम्प्रेस करना इतना आसान है? वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा ही रहे थे कि अचानक वहां वेटर उनका ऑर्डर लेने आ गया। हेलो मैम। हेलो सर। क्या आपने अपना ऑर्डर सोच लिया है? जी, मैं स्पेशल नूडल्स ऑर्डर करना चाहूंगी। और शिखर तुम? डेजी ने शिखर की तरफ देखकर पूछा। मेरे लिए भी सेम, शिखर ने वेटर से कहा। वेटर उनका ऑर्डर लेकर चला गया। वेटर के जाते ही डेजी थोड़ा हिचकिचाते हुए शिखर से बोली, अच्छा शिखर, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? लेकिन क्यों? पता नहीं, शायद कभी सही वक्त पर मुझे कोई नहीं मिला। शिखर का इतना डिप्लोमेटिक जवाब सुनकर डेजी हंसने लगी और बोली, ऐसी बात है तो क्या अभी सही टाइम चल रहा है? शिखर यह सुनकर शर्माने लगा। वो आगे कुछ बोलने की हिम्मत करता उससे पहले ही वेटर उसका खाना ले आया और टेबल पर रखकर चला गया। शिखर बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए खाना खाने लगा। शिखर की जिंदगी में डेजी के आ जाने के बाद कई बदलाव आ गए थे। अब वो पहले से खुश रहने लगा था और रोज सुबह डेजी से मिलने के लिए उसके अंदर एक अलग उत्साह भी रहता था। क्या वो डेजी को इतना पसंद करने लगा था? खाना खत्म होने के बाद शिखर डेजी के साथ कुछ देर बीच पर घूमने चला गया। लहरों के पास चलते चलते डेजी वहां रुक गई और समुद्र की तरफ देखने लगी। शिखर उसके पास आकर खड़ा हो गया। उन दोनों के पैरों को लहरें छू कर वापस जा रही थी। कितना सुकून मिलता है ना समुद्र की लहरों की आवाज सुनकर। डेजी लहरों की तरफ देखकर अचानक बोली। शिखर की आंखें डेजी को बहुत प्यार से देख रही थी। डेजी की बात सुनकर वो नम्रता से बोला, हाँ, जब मैं भी परेशान होता हूं, इन्हीं लहरों की आवाज मुझे शांत करती है। यह सुनकर डेजी ने शिखर का धीरे से हाथ पकड़ लिया। डेजी का हाथ महसूस करने पर शिखर के दिल की धड़कनें तेज हो गई। शिखर अब सोचने लगा कि क्या डेजी के मन में भी वही था जो उसके मन में था। कुछ देर लहरों का संगीत सुनने के बाद डेजी ने अपनी घड़ी पर टाइम देखा। घर जाने में देर हो जाने के कारण डेजी शिखर से बोली कि अब वो कल प्रैक्टिस में शिखर से मिलेगी, लेकिन शिखर उसके साथ और वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए वो डेजी को उसके घर तक पैदल छोड़ने के लिए तैयार हो गया। रास्ते भर डेजी ने शिखर का हाथ पकड़ा हुआ था। बातों बातों में वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही डेजी ने शिखर को गले लगाया और कहा, थैंक यू शिखर, आज का दिन बहुत अच्छा था। शायद ये दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं भी नहीं भूलूंगा। शिखर की आंखें डेजी को देखकर डगमगा रही थी। डेजी के घर के अंदर जाते ही शिखर सोचने लगा कि आज का दिन बहुत खूबसूरत था। इस बात पर कोई शक नहीं था कि डेजी और शिखर अब करीब आने लगे थे। मुस्कुराते हुए वो वहां से अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि उसके फोन पर 9 मिस्ड कॉल आ रखी थी।
अपने फोन के कॉल लॉग्स खोलने पर उसको पता चला कि उसे कुछ देर पहले बबीता, रवि और शुभचिंतक का भी कॉल आया था। बहुत देर सोचने के बाद शिखर बबीता को फोन मिलाता है। बबीता फोन उठाती है। फोन उठाते ही शिखर से तरह तरह के सवाल लेकर बरस पड़ती है। कहां हो तुम शिखर, और कैसे हो? ना किसी से मिल रहे हो, ना फोन उठा रहे हो। जानते हो हम सबको कितनी चिंता हो गई थी तुम्हारी। और तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो? यहां ऑफिस में सभी लोग तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। शिखर सब कुछ चुपचाप सुनता है। उसके पास ना तो बताने के लिए कुछ था और ना ही सब कुछ समझाने का वक्त। शिखर जानता था कि वो सब कुछ नहीं बता पाएगा बबीता को, पर क्योंकि बबीता शुभचिंतक की भरोसेमंद है। मैं ठीक हूं बबीता, आजकल कुछ चीजों में उलझा हुआ हूं। सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, पर इतना समझ लो कि इस वक्त मैं अमरीश के करीब आने की कोशिश में लगा हुआ हूं। शिखर ने बिस्तर पर लेटते हुए बबीता से कहा और समझाया कि जो वो कर रहा है वो बहुत जरूरी है। बबीता को यह सब बताने के बाद शिखर सबके बारे में सोचने लगता है। रवि, बबीता, शीना, चंद्रेश और बाकी सभी ऑफिस के लोग शिखर की इस वक्त की जिंदगी से कितने दूर थे, और कहीं न कहीं शिखर और शुभचिंतक के बीच भी एक दूरी आ गई थी। शिखर को एहसास था कि कुछ बड़ा पाने के लिए अक्सर चीजों का बलिदान जरूरी हो जाता है। शायद शिखर भी बलिदान कर रहा था। हालांकि ये बात झूठ नहीं थी कि अमरीश को जानकर शिखर को शुभचिंतक पर कहीं न कहीं हुआ शक और बढ़ता ही जा रहा था। बिस्तर पर लेटने के बाद शिखर इन सब बातों से थोड़ा विश्राम लेने के लिए आज के दिन के बारे में सोचने लगता है। वो डेजी के साथ बिताए पलों को फिर से अपने दिमाग में किसी सीडी प्लेयर की तरह चलाने लगता है। शिखर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। फोन की स्क्रीन देखते ही शिखर का चेहरा खुशी के मारे खिल उठता है। डेजी का फोन था, जिसे शिखर थोड़ा सा भी वक्त जाया किए बिना तपाक से उठा लेता है। हेलो शिखर, मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। डेजी की आवाज सच में शिखर के लिए संगीत की तरह थी। शिखर डेजी से नींद ना आने का कारण पूछता है तो डेजी बिना कुछ कहे बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और बातों का सिलसिला कुछ देर तक चलता है। कौन मान सकता था कि कुछ घंटों पहले ही शिखर और डेजी एक साथ थे। जाहिर सी बात थी कि दोनों का एक दूसरे को लेकर आकर्षण वक्त के साथ बढ़ रहा था। क्या हम फिर से चाइनीज खाने चले किसी दिन? शिखर डेजी से सवाल करता है। हाँ, क्यों नहीं, मुझे इंतजार रहेगा आज जैसी ये खूबसूरत शाम का। डेजी का ये जवाब सुनकर शिखर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वो डेजी से दोबारा मिलने के लिए बेसब्र था। वो फिर से डेजी की आंखों में देखना चाहता था, उसका हाथ पकड़कर चलना चाहता था और डेजी की मुस्कान की वजह बनना चाहता था। क्या शिखर और डेजी का यह रिश्ता मोहब्बत का नाम ले पाएगा? यह रिश्ता आखिर शिखर की जिंदगी में कौन से नए मोड़ लेकर आने वाला था? क्या शिखर अपने मकसद से भटक रहा है